उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर जल योजना के मुद्दे पर कदम न उठाने का आरोप लगा दिया है और इसी पर दिल्ली सरकार ने प्रतिक्रिया भी दी है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि उपराज्यपाल अधिकारियों पर कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने चुनी हुई सरकार के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। दिल्ली सरकार ने एलजी से अनुरोध किया है कि वो बिना रुकावट सरकार को दिल्ली की जनता के लिए काम करने दें। सुबह की वो अहम खबरें जो बदलती हैं दिन का रुख, तय करती हैं देश की दशा और दिशा और डालती हैं आपकी जिंदगी पर सीधा असर। रखिए हर खबर पर मेरे साथ नजर। देखिए न्यूज 18 इंडिया मॉर्निंग प्राइम, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। गिरफ्तारी की खुशी में इन महिलाओं ने एक दूसरे का मुंह भी मीठा कराया, क्योंकि ईडी की टीम पर हमले के बाद संदेश खाली की महिलाएं ही थीं जिन्होंने शाहजहां शेख के खिलाफ मोर्चा खोला था और उनकी गिरफ्तारी की खबर मिलते ही संदेश खाली में जश्न शुरू हो गया। लेकिन शाहजहां शेख को ईडी को नहीं सौंपे जाने पर सियासत शुरू हो गई। शाहजहां शेख के मामले की जिम्मेदारी सीआईडी को दे दी गई और इस बात पर बीजेपी ने आपत्ति जताई। बीजेपी ने मांग की कि इस मामले की जांच की जिम्मेदारी ईडी को सौंप दी जाए, क्योंकि शाहजहां शेख को ईडी की टीम पर हमले के मामले में गिरफ्तार किया गया। पश्चिम बंगाल सरकार उन्हें ईडी को क्यों नहीं सौंप दे रही? बीजेपी ने जैसे ही यह मुद्दा उठाया, टीएमसी का जवाब आ गया। The court gave the freedom to the police. It took 48 hours. सियासी खींचतान के बीच टीएमसी ने शाहजहां शेख को पार्टी से 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। लेकिन इस बीच बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली की आदिवासी समुदाय की महिलाओं से मिलने निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने दोबारा संदेश खाली जाने का ऐलान किया, वो पूरा इलाका छावनी में बदल दिया गया और चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बल के जवान तैनात कर दिए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की सरकार ने शुभेंदु अधिकारी को रोकने के लिए वहां पुलिस तैनात की, लेकिन शुभेंदु अधिकारी भी पीछे नहीं हटे। वो रामपुर बाजार इलाके में एकदम डटकर खड़े हो गए। अब एक तरफ सुरक्षा बल के जवान थे तो दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी और उनके समर्थक, दोनों ने अपने कदम पीछे लेने से साफ इनकार कर दिया। इससे हुआ यह कि वहां अचानक काफी तनाव बढ़ गया। कुछ देर मान मनोवल का दौर भी चला, लेकिन शुभेंदु अधिकारी टस से मस तक नहीं हुए। इसके बाद आखिरकार उन्हें नाव की मदद से संदेश खाली तक ले जाने की व्यवस्था की गई। करीब 20-25 जवानों से घिरे शुभेंदु अधिकारी उस नाव पर चढ़े और अपने समर्थकों की तरफ हाथ हिलाते हुए संदेश खाली की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी की मांग थी कि उन्हें शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद दोबारा संदेश खाली की महिलाओं से मिलने की इजाजत दी जाए। संदेश खाली की महिलाओं ने आरोप लगाया था कि शाहजहां शेख और उनके समर्थकों ने उनके साथ कई बार ज्यादती की और इसी बात पर पश्चिम बंगाल में ऐसा बवंडर उठा कि वो शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद भी नहीं थमा, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी को रोके जाने पर वहां एक बार फिर बवाल हो गया। हालांकि जैसे ही वो संदेश खाली पहुंचे, वहां पहले से मौजूद उनके समर्थकों ने उनका स्वागत किया और उन्हें उन महिलाओं के घर ले गए। संदेश खाली की संकरी गलियों में जब शुभेंदु अधिकारी का काफिला फंसा तो वो कार से उतरकर पैदल ही आगे बढ़ गए। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। ममता की पुलिस और ममता की सीआईडी और ममता की शाहजहां, उसका फर्क क्या है? शुभेंदु अधिकारी ने ये ऐलान भी कर दिया कि बीजेपी संदेश खाली की महिलाओं की बहादुरी का सम्मान करेगी। जो माता वीरांगना ने ये लड़ाई में आगे रही, उसको रिसेप्शन देने का काम भाजपा करेगी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बावजूद कुछ नहीं बदलने वाला। इसीलिए शुभेंदु अधिकारी ने संदेश खाली की महिलाओं का हवाला देते हुए इस केस को सीबीआई को सौंपने की अपील की। और ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का यह दौर सिर्फ संदेश खाली तक ही नहीं रहा, बल्कि राज्य के कई हिस्सों में फैल गया। सिलीगुड़ी में तो बीजेपी ने शाहजहां शेख के मुद्दे पर ममता बनर्जी को घेरते हुए वहां एक लंबा चौड़ा मार्च निकाला और वहां के एक पुलिस स्टेशन में घुसने की कोशिश की। बीजेपी के झंडे लिए कार्यकर्ता जब उस पुलिस स्टेशन के गेट पर पहुंचे तो उनकी झड़प पुलिस वालों से हो गई। पुलिस वालों ने लोहे के उस गेट को पूरी ताकत से बंद करने की कोशिश की और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उसे खोलने में अपना जोर लगा दिया। ये रस्साकशी काफी देर तक चलती रही, लेकिन आखिरकार बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता पुलिस के उस घेरे को तोड़ने में कामयाब हो गए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि संदेश खाली में महिलाओं से लगातार अत्याचार होने की शिकायतें मिलने के बावजूद टीएमसी के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी
और इसी का विरोध जताने के लिए बीजेपी ने वहां जमकर नारेबाजी की। इसके बाद तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वहां रखे एक टायर को आग के हवाले कर दिया और जमकर विरोध जताया। इस दौरान एक कार्यकर्ता तो सड़क पर लेट गया और बाकी सबने भी ममता बनर्जी के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। इधर लखनऊ नगर निगम में एक पार्षद की नगर आयुक्त पर टिप्पणी के बाद खूब बवाल हुआ। नौबत यह आ गई कि पुलिस को बुलाना पड़ा। नगर निगम की बैठक शहर की और चलिए बात आज की सबसे बड़ी खबर की करते हैं। आज लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है और इस लिस्ट में बीजेपी के बड़े चेहरों के नाम शामिल हो सकते हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में देर रात तक नामों पर मंथन हुआ है। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी और जेपी नड्डा की मौजूदगी में करीब 4.5 घंटे तक चली इस बैठक में कई उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मुहर लग गई है और अब ऐसे में आज माना जा रहा है कि ये पहली सूची जारी हो सकती है और इसको लेकर एक बड़ी लंबी मंत्रणा चली। रात 3:30 बजे तक चुनाव समिति की ये बैठक चली जिसमें खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे, जेपी नड्डा इसमें साथ में मौजूद रहे और इसमें चर्चा इस बात को लेकर जरूर की गई होगी कि कौन सी ऐसी सीटें जिनमें पहली सूची में फोकस किया जाना है। हालांकि आज यही माना जा रहा है कि ये जो लिस्ट है वो सामने आ जाएगी। अब 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर रात 11:15 बजे की है जब पीएम मोदी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पहुंचे थे। दूसरी तस्वीर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की है और तीसरी तस्वीर करीब 4.5 घंटे की चर्चा के बाद बैठक से निकलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है और ये तीनों तस्वीरें बता रही है कि एक लंबी मंत्रणा हुई है, मंथन हुआ है और आखिरकार फाइनल मुहर इस सूची पर लग चुकी है। और ये जो 3:30 बजे तक रात में चुनाव समिति की बैठक चली है, अब इसी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में आखिर हुआ क्या क्या है, एक एक डिटेल जो मिली है वो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 8 राज्यों की 350 से ज्यादा लोकसभा सीटें ऐसी जिन पर चर्चा हुई, मंत्रणा हुई। 120 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो चुके हैं माना जा रहा है। यूपी में सहयोगी दलों को भी कैसे यहाँ पर जो सूची है उसमें नाम शामिल करना है, लोकसभा सीटें देनी है, उस पर चर्चा हुई है। यूपी में पीएम और राजनाथ सिंह सहित 30 नाम फाइनल हो चुके हैं। पश्चिम में उत्तर प्रदेश की करीब सभी सीटों पर उम्मीदवार तय हैं। तेलंगाना में 3 मौजूदा सांसदों को दोबारा टिकट मिलने वाला है। पश्चिम बंगाल में ज्यादातर मौजूदा सांसदों को दोबारा मौका मिलेगा। अब केरल से 5 से 6 उम्मीदवारों के नाम करीब करीब फाइनल हो चुके हैं। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट के लिए खास रणनीति तैयार है। शिवराज सिंह चौहान के विदिशा से चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्वालियर से चुनाव लड़ने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में कुछ विधायकों को भी टिकट दिया जा सकता है। आपको ये भी बता दें, राजस्थान से वसुंधरा या दुष्यंत को टिकट मिल सकता है। अब छत्तीसगढ़ में 4 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवार भी तय हो चुके हैं। झारखंड से अर्जुन मुंडा, निशिकांत दुबे का नाम अब फाइनल है। बीजेपी में शामिल हुई गीता कोड़ा को भी टिकट दिया जा सकता है। गोवा से केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक को टिकट मिल सकता है। केंद्रीय चुनाव समिति में दिल्ली की 2 सीटों पर भी चर्चा हुई है। हालांकि औपचारिक तौर पर जो लिस्ट आने वाली है उसका इंतजार जरूर करना होगा, लेकिन अंदर खाने खबर यह है कि अब सब कुछ फाइनल हो चुका है। लोकसभा चुनाव को लेकर पहली सूची जो बीजेपी जारी करने वाली है उसको लेकर अहम बैठक पीएम की खत्म हो गई और आप तस्वीरों में यहाँ पर पीछे देख सकते हैं कि 4.5 घंटे के आसपास ये बैठक चली है और उसके बाद अब पीएम रवाना हो रहे हैं। बेहद अहम बैठक ये है, ये संगठनात्मक स्तर से और एक एक पहलुओं पर यहाँ पर चर्चा हुई और हर उम्मीदवारों को बाकायदा पीएम मोदी की नज़र से उनको वो एनालाइज किया गया और उसके बाद उनकी मंत्रणा की गई। लोकसभा चुनाव में जो उम्मीदवार हैं आखिरकार उनका जो पैमाना क्या है, उनकी जीतने की क्षमता क्या है, किस तरीके से वो बातें जनता को ले जाएंगे, इसी जगह पर इसी बैठक में ये तय हुआ और कुल मिलाकर कैसे बीजेपी चुनाव मैदान में उतरेगी